जाएगा। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम कहाँ से आया? हमारे पास सबसे पहले था थॉमसन का मॉडल। थॉमसन ने क्या बोला था? थॉमसन ने बोला था एक एटम एक खिचड़ी की तरह है, या फिर एटम एक पुडिंग की तरह है, जिसमें जो पुडिंग वाला पोर्शन है दैट इज़ पॉजिटिव चार्ज, और उसमें जो किशमिश रखी हुई हैं दैट इज़ अ नेगेटिव चार्ज। बाद में जब उससे पूछा गया कि भाई एटम की स्टेबिलिटी तो समझा दो, तो वो नहीं समझा पाया, इसीलिए जो थॉमसन मॉडल है इट गॉट फेल्ड। इसके बाद आया था हमारे पास रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड ने काफ़ी मेहनत करी थी, एटलीस्ट थॉमसन से तो ज़्यादा ही करी थी। तो रदरफोर्ड ने क्या करा? रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करा, जिसमें उन्होंने एक गोल्ड की फॉइल पर, गोल्ड के एटम के ऊपर कुल मिलाकर के अल्फा रेस फेंकी। अल्फा रेस क्या थी? हीलियम के एटम में से उसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो, और वो जो बचा आयन, अगर उस आयन को मैं किसी चीज़ पर हाई स्पीड से मारती हूँ तो वो हो जाएगा मेरा अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल इज़ बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल दैट कंसिस्ट ऑफ हीलियम 2+ एटम्स। तो रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड के ऊपर बम्बार्ड करवाया और ये कंक्लूजन निकाला कि भाई जो एटम होता है ना, वो उसमें मैक्सिमम जगह खाली होती है, सेंटर पर एक न्यूक्लियस होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, क्योंकि उस टाइम पे न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, और एटम के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो घूमते रहते हैं। उन्होंने ये वाली बात बोली, पर फिर उनको आर्ग्यूमेंट करने के लिए, उनको गलत साबित करने के लिए एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने बोला मैक्सवेल। मैक्सवेल ने रेडिएशन थ्योरी दी और उन्होंने बोला कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता जा रहा है तो एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा कि वो थक जाएगा। और उन्होंने कहा था अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिलीज़ करेगा, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन थक जाएगा, उसकी एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। मतलब एग्जाम में मत लिखना इलेक्ट्रॉन विल गेट टायर्ड, इलेक्ट्रॉन नॉन लिविंग थिंग है, समझाने के लिए बता रही हूँ। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल रेडिएशन थ्योरी, मैक्सवेल ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता जा रहा है ना, तो वो एनर्जी को रिलीज़ करता रहेगा। एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन्स की सारी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी और एज ए रिज़ल्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस पर गिर जाएगा और एटम की आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी। तो जब उन्होंने मैक्सवेल ने रदरफोर्ड को बोला चलो इस चीज़ को समझाओ, तो रदरफोर्ड इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए और इसी कारण से उनका जो मॉडल है वो ख़त्म हो गया, फेल हो गया। उसके बाद है हमारे बोहर भाई साहब। बोहर जी ने बहुत स्टाइल में बोला मैं बिल्कुल सही मॉडल बता रहा हूँ, और हाँ बिल्कुल 10th तक हम लोग उन्हीं का मॉडल पढ़ते हैं। बोहर के अकॉर्डिंग एक एटम में सेंटर में होता है न्यूक्लियस, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डेजिग्नेटेड शेल्स में घूमते हैं, जिसको उन्होंने नाम दिया था KLMN, और बोला था भाई K में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, L में इतने। वो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है वो कहाँ से आया कैसे आया, वैसे 2n² रूल लगता है, बट कोई बात नहीं, वो सब 10th में हो चुका था। तो बोहर ने बोला कि एक एटम में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो घूमते रहते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स जब तक न्यूक्लियस के चारों तरफ अपनी शेल में घूमते जा रहे हैं तो वो कोई भी एनर्जी रिलीज़ नहीं करेंगे। उन्होंने मैक्सवेल की बात को ही काट दिया। मैक्सवेल ने बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं घूमते हुए तो वो थक जाएंगे और गिर जाएंगे, और बोहर ने उसका ये वाला डाउट ही क्लियर कर दिया। उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन घूम तो रहे लेकिन एनर्जी को रिलीज़ नहीं करेंगे, लो बात ख़त्म। मैक्सवेल आर्ग्यूमेंट ही नहीं कर पाया। तो अकॉर्डिंग टू बोहर एक एटम में सेंटर में न्यूक्लियस होता है दैट कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेल्स में घूमते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स अपनी शेल में है मतलब ग्राउंड स्टेट में है तो इलेक्ट्रॉन ना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना एनर्जी को रिलीज़ करेगा। हाउएवर अगर उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग एक्साइट कर देंगे, अगर वो इलेक्ट्रॉन अपनी शेल से दूसरी शेल पे जंप कर रहा है तो उस केस में वो एनर्जी रिलीज़ भी कर सकता है और शायद एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सकता है, जो हम लोग चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो बोहर का मॉडल था वो फेल क्यों हो गया? बोहर का मॉडल बहुत अच्छा था, क्लास 10th तक हम लोग बोहर का मॉडल ही पढ़ते हैं, और इनफैक्ट अगर जिन बच्चों को न्यू वाला मॉडल भी नहीं आता तो बोहर से वो 12th क्लास की भी
30-40% केमिस्ट्री बोहर मॉडल से भी समझा सकते हैं, मतलब ये बिल्कुल ही गलत नहीं है। बट बोहर मॉडल के साथ ये प्रॉब्लम आ गई थी कि वो बेचारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है वो उन एटम्स का नहीं बता पाए थे जिनके पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब वो सिर्फ उन्हीं एटम का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम समझा पाए थे जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे हाइड्रोजन हो गया। पर जिनके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैग्नीशियम 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका एटॉमिक स्पेक्ट्रा, उनकी स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं समझा पाए थे। तो इसका मतलब ये हुआ बोहर मॉडल अच्छा तो था लेकिन बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड नहीं था, तो इसीलिए जो बोहर मॉडल था वो क्या हो गया था, फेल हो गया था। मेन प्रॉब्लम इनके साथ यही आई थी। और दूसरी बात यह है कि मेन प्रॉब्लम यही आई थी कि बोहर का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं था, यही कारण था बेचारे के फेल होने का, मेन रीज़न यही है। ठीक है, अच्छा अब आता है हमारे पास मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जब सारे मॉडल फेल होते जा रहे थे तब जाकर के मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया, और ये मेरे ख्याल से 1980s की बात है, रिसेंट बना है, इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, टाइम नहीं हुआ है बोहर मॉडल को ये मॉडर्न मॉडल को समझने के लिए। तो उसको समझने से पहले हमको ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट समझना पड़ेगा। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, मैटर मतलब पार्टिकल्स का। तो दो तरह का नेचर होता है, एक होता है वेव नेचर और एक होता है पार्टिकुलेट नेचर। ठीक है, आइंस्टीन ने बोला था कि जो लाइट होती है ना या फिर कोई भी एनर्जी होती है वो सीधी लाइन में चलती है। तो यहाँ से उन्होंने एनर्जी की इक्वेशन दी थी जिसको आइंस्टीन इक्वेशन बोलते हैं, वो होती है अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन E = mc², where m is the mass of that particle or photon, c is the speed of light with which it is moving, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ऑब्वियसली उसी के बारे में बात कर रहे हैं। फिर मैंने तुम्हें बताया था कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था प्लैंक, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। प्लैंक ने जो अपना एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया था वो दिया था hc/λ। ठीक है, इसको मैं मान लेती हूँ इक्वेशन 1, इसको मान लेती हूँ इक्वेशन 2। h इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 6.67 × 10⁻³ जूल सेकेंड। c हो गया स्पीड ऑफ लाइट और लैम्डा हो गया वेवलेंथ ऑफ दैट फोटोन और दैट पार्टिकल जो कि मूव कर रहा है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल ही होगा। ठीक है, तो अब बहुत ध्यान से समझना, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो मैथ्स का सिंपल सा रूल है कि अगर LHS इक्वल है तो RHS को भी कंपेयर कर सकते हैं। तो इसको और इसको आपस में कंपेयर कर डालो तो क्या बन जाएगा, mc² = hc/λ, राइट, बन गया ये। c से c कैंसिल हो गया तो mc = hλ। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझना, अगर हम लोग इसको और ज़्यादा एक्सपैंड करें तो ये तो हमारी हो जाएगी इक्वेशन ए, बोल दो, एक फॉर्मूला तो हमारे पास, एक रिलेशन तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, एक रिलेशन ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू निकाल देंगे। क्या है, लैम्डा को ऊपर लेकर के जाओ तो लैम्डा m × c = h हो जाएगा। ये दिख भी रहा है, नहीं दिख रहा है, रुको, हाँ ठीक है, m × c × लैम्डा, लैम्डा ऊपर चला गया = h हो गया। लैम्डा को यहीं पे छोड़ दो, बाकी चीज़ों को नीचे ले जाओ तो लैम्डा = h/mc, और c का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं लैम्डा = h/mv, mc बोल दो mv बोल दो, बात वही है। तो ये आपका एक रिलेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर से बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे और आपको करना ही करना है। मैंने नोट्स में 2 न्यूमेरिकल रखे हुए हैं, वो आप कर लेना, एक टेनिस बॉल वाला है और एक 2 पार्टिकल्स A और B वाला है। वो उसमें थोड़ा सा तुम्हें प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो आपको करना है। अच्छा, एक और चीज़ मैं तुम्हें बता देती हूँ, वैसे मैं बताना नहीं चाह रही हूँ पर चलो बता देते हैं। तुम्हें पता है मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो mv को मैं मोमेंटम भी तो लिख सकती हूँ और मोमेंटम को हम लोग p से डिनोट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा = h/p, वेयर p इज़ द मोमेंटम। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। हमने सारी इक्वेशंस पढ़ ली। रुको मैं ज़रा बोर्ड एडजस्ट कर दूँ, बोर्ड बहुत ही छोटू सा बोर्ड है। तो ये हमारे पास तीनों की तीनों इक्वेशंस हैं, राइट, ये हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद मैं आज एक और कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ ताकि हम लोग कल मॉडल पढ़ सकें। इसका जो मैं समझा रही हूँ वो है
हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब ये पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। अब जरा मैं बोर्ड एडजस्ट करूँ थोड़ा। अब आता है हमारे पास हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है क्या। तो इन्होंने एक सिंपल भाषा कही थी। इन्होंने कहा था कि एक पर्टिकुलर टाइम पर आप किसी भी चलती हुई बॉडी का, सुनते रहना, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली बोथ द पोजिशन एंड द मोमेंटम, मोमेंटम मतलब वेलोसिटी ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, बड़े वाले पार्टिकल में दिख जाता है हमको, बट अगर हमारे पास कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, बहुत छोटा पार्टिकल है, अगर वो पार्टिकल चल रहा है हाई स्पीड से, तो तुम एक ही टाइम पर उसकी पोजीशन नहीं बता सकते और उसकी स्पीड नहीं बता सकते। वो तो ऑब्वियस सी बात है। तुम खुद भी सोचो ना, तुम्हारे आगे कोई गाड़ी बहुत तेज़ स्पीड में चल रही है, तो तुम दो में से एक ही चीज़ पर एक बार में फोकस कर पाओगे ना। या तो तुम उसकी स्पीड में देखोगे कि इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, या तुम उसकी पोजीशन देखोगे कि अभी इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया। तुम दोनों पे एक साथ तो नहीं फोकस कर सकते ना। क्या तुम दोनों एक साथ कैलकुलेट कर सकते हो? नहीं कर सकते। इनफैक्ट जब एथलेटिक्स होता है और जब लोग रनिंग, मतलब जब उसमें, मुझे नहीं पता उसे क्या बोलते हैं, पर जब लोग भागते हैं और जो एंड पॉइंट पे पहुंच रहा होता है उसको हम लोग स्लो डाउन करके देखते हैं कि पहले कौन पहुंचा। क्योंकि अगर कोई भाग रहा है बहुत हाई स्पीड में, तो उसकी वेलोसिटी को निकालना और उसकी पोजीशन को निकालना कि उसने अपनी पोजीशन कैसे कैसे बदली, आप साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं कर सकते। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये तो बड़ी बड़ी बॉडीज़ के बारे में बात हो गई। अगर तुम्हारे पास एक माइक्रोस्कोपिक बॉडी है, सोचो एक बैक्टीरिया जा रहा है, देखो ये मूव कर रहा है, बैक्टीरिया देखो मूव करता जा रहा है इस तरह से बैक्टीरिया, तो क्या तुम इस बैक्टीरिया की पोजीशन को कैलकुलेट कर सकते हो? हाँ, पहले सेकंड में यहाँ पर पहुँच गया, पर क्या तुम इसकी फिर स्पीड पर फोकस कर पाओगे? तुम्हारा ध्यान हट जाएगा। तुम एक साथ दो चीज़ों पे फोकस नहीं कर सकते हो। तो सेम वही चीज़ हाइजेनबर्ग ने कही थी। हाइजेनबर्ग ने ये बोला था कि आप, ये इम्पॉसिबल है कि अगर कोई बहुत ही छोटा पार्टिकल है और वो हाई स्पीड से मूव कर रहा है, तो तुम उसकी पोजीशन और उसकी स्पीड दोनों साथ साथ बिल्कुल एक्यूरेटली 100% करेक्ट बताओ। ये हो ही नहीं सकता। और हाइजेनबर्ग ने आगे ऐसा बोला कि अगर तुमने उसकी पोजीशन को और उसकी स्पीड को, मोमेंटम स्पीड एक ही चीज़ है, अगर साइमल्टेनियसली निकाल दिया तो उसमें गड़बड़ होगी। एक्चुअल वैल्यू होगी और जो तुम निकाल रहे हो वो दोनों में गड़बड़ होगी। मान लो कोई बॉडी है, वो ऐसे ऐसे चल रही है बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में, माइक्रोस्कोपिक बॉडी है, तुमने बोला कि इसकी स्पीड है 500 मीटर पर सेकेंड और इसकी पोजीशन है 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो दोनों में से एक चीज़ तो गलत आएगी, गड़बड़ होएगी। और वो गड़बड़ एटलीस्ट कितनी होगी? h/4π जितनी। इस वैल्यू को सॉल्व कर लेना। h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, 4 × 3.14, पाई का मतलब 3.14। इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी, मतलब उतनी गड़बड़ तो होगी, उतनी कम ज़्यादा वैल्यू तो हो रही होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर इसको सॉल्व करके वैल्यू x आती है तो तुमने x के जितनी गड़बड़ करी होगी। तुम बोल रहे हो 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन, पर वो 4 + x रहा होगा या 4 - x रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है, डेल्टा x दैट इज चेंज इन पोजीशन इनटू डेल्टा p चेंज इन मोमेंटम इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π। मतलब अगर किसी भी चलते हुए, जो बहुत स्पीड में ऑब्जेक्ट चल रहा है और बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन, चेंज इन पोजीशन और उसका चेंज इन मोमेंटम को मल्टीप्लाई करोगे, तो जो उसकी वैल्यू होगी या तो वो h/4π जितनी होगी या उससे बड़ी वैल्यू आएगी, गड़बड़ तो आएगी ही आएगी। तो ये हो गया आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, ध्यान से समझोगे तो आ जाएगा। इस पर बेस थोड़े से क्वेश्चन नोट्स में ही दे रखे हैं, बस उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। जब हो जाएगी तो कल संडे है, कल मुझसे और ज़्यादा क्वेश्चंस मांग लेना। कल हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं, कल हम लोग पढ़ेंगे
क्वांटम मॉडल ऑफ एटम, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबको, चाहे तुम्हारे नोट्स बने हैं चाहे नहीं बने, मुझे मतलब नहीं है, सब लोग जो क्वांटम मॉडल ऑफ एटम होगा वो मैं जो ट्यूशन में पढ़ाऊँगी ना वीडियो में, उसके सेपरेट नोट्स बनाना अपने तरफ से, खुद अपनी मर्ज़ी से। और कल या तो मैं वीडियो दूंगी, जितने चांसेस है मैं कल तुम्हारे लिए वीडियो बनाऊंगी। अगर बाई चांस मैं वीडियो नहीं बना पाई, कल तुम्हें वीडियो नहीं मिली, तो उस केस में आज जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है उसके न्यूमेरिकल्स मुझसे मांग लेना, मैं प्रैक्टिस करवा दूंगी। पर उसके लिए तुम्हें 6 बजे तक शाम को वेट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाय। हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं द क्वांटम मॉडल ऑफ एटम। एटम के कई सारे मॉडल्स हमने पढ़े थे लास्ट में ना, तो अब हम लोग जो अभी करंट मॉडल है, जो अभी यूज़ हो रहा है अभी तक आज की डेट में, उस मॉडल को पढ़ेंगे, दैट इज़ द क्वांटम मॉडल। क्वांटम मॉडल पढ़ने से पहले आज मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बता रही हूँ, उसको तुम्हें याद रखना है और वो आगे जा कर के यूज़ होगी। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा टिपिकल एक्सप्लेनेशन आ जाएगा, टिपिकल सा टॉपिक आ जाएगा, बट कोई बात नहीं, हो जाएगा, इतना मुश्किल भी नहीं है। प्रैक्टिस करोगे तो इजीली हो जाएगा। आपको याद रखना है NLMS। ये बहुत आगे है चीज़, बट मैं आज ही बता रही हूँ ताकि तुम तब तक याद कर लो। इसे नीलम शब्द से याद कर लेना, NLMS, नीलम्स। ठीक है, तो N बताता है नंबर ऑफ शेल्स, और इसको हम लोग बोलते हैं, कहीं पे लिख देना, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक, L बताता है नंबर ऑफ सबशेल्स, इसको हम लोग बोलते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। M बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, या फिर हाँ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और S बताता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम लोग बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, ये 4 चीज़ें तुम्हें याद रखनी ही पड़ेंगी, चाहे तुम पूरा चैप्टर छोड़ दो, ये 4 चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट हैं ही हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। इसको नोट करने के बाद अब आपको कुछ चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले आता है हमारे पास क्वांटम मॉडल क्या है। तो भाई क्वांटम मॉडल का मतलब ये हुआ कि देखो, बोहर ने वाली बात बोली थी कि बोहर के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक डेफिनेट गोल रास्ते में घूमते हैं, जिसको उसने K-element शेल बोला था। बट उसकी इस बात को हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने खारिज कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। बोहर ने बोला, ध्यान से सुनना, अब पूरा एक्सप्लेनेशन है इसमें। बोहर ने बोला कि ये न्यूक्लियस है एक एटम का और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ये गोल 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 घूम रहा है, इस तरह से सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। जैसे ही उसने ये वाली स्टेटमेंट बोली, हाइजेनबर्ग ने बोला, अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन तो कभी रुकता ही नहीं है, वो तो घूमता रहता है घूमता रहता है घूमता रहता है। तुमने चलते हुए इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कैसे बता दी कि वो गोल रास्ता ही चल रहा है, कि जिंग 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 ऐसे चल रहा है, कि ऐसे चल रहा है, तुम कैसे बता सकते हो? तो हाइजेनबर्ग ने बोला, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, कोई चलती हुई चीज़ की एक्यूरेट पोजीशन तुम बता ही नहीं सकते। इसीलिए जो बोहर का मॉडल था उसका एक और ये वाला रीज़न था फेल होने का। ठीक, तो उसके बाद में जाकर के आया हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स क्या पढ़ती है? लाइट के नेचर को पढ़ती है और अपना एक कॉन्सेप्ट देती है कि भाई हमने तो लाइट का नेचर पढ़ा है, लाइट वेव की तरह भी मूव करती है, लाइट सीधी सीधी लाइन में भी मूव करती है, और जिस तरह से लाइट सीधी भी मूव कर सकती है, वेव की फॉर्म में भी मूव कर सकती है, उस तरह से इलेक्ट्रॉन भी सीधा भी मूव कर सकता है और वेव की फॉर्म में भी घूम सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास ये न्यूक्लियस है ना और उसके चारों तरफ ये शेल है बोहर के अकॉर्डिंग, तो क्वांटम जो मैकेनिक्स है, मैकेनिज्म नहीं, क्वांटम मैकेनिक्स है, वो ये बोलता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन है गोल गोल घूमे, क्योंकि हम पता ही नहीं लगा सकते कि इलेक्ट्रॉन का पाथ क्या है, क्योंकि हाइजेनबर्ग ने बोला है अनसर्टेनिटी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की मर्जी,
वो कैसा भी पाथ मूव कर सकता है। इलेक्ट्रॉन क्या एक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन के अंदर जो एनर्जीज का कॉन्सेप्ट है वो हमने ये पूरा का पूरा E=hc/λ ये सब पढ़ा। तो जब इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा तो वो पार्टिकल नेचर मतलब सीधा भी घूम सकता है और वेव नेचर मतलब जिंग 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 करके भी घूम सकता है। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी मर्जी है, ऐसे भी घूम सकता है, ऐसे भी घूम सकता है, ऐसे भी घूम सकता है, वो उसकी मर्ज़ी है, उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। एक और चीज़ बता दूं, ये जो क्वांटम मॉडल है ये भी पूरा अजम्पशन पर बेस्ड है। क्यों? क्योंकि हाइजेनबर्ग ने बोला कि तुम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को, इलेक्ट्रॉन की स्पीड को साथ साथ नहीं बता सकते। तुम इलेक्ट्रॉन की स्पीड निकाल दो कि इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से मूव कर रहा है, बट तुम ये नहीं पता लगा सकते कि इलेक्ट्रॉन कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है। तो ये जो क्वांटम मॉडल है ना, ये भी अजम्पशन पर बेस्ड है। जितनी टेक्नोलॉजी हम लोग लगा सकते थे हमने लगा दी, और उसके बाद हमने कंक्लूजन पे पहुंचे कि शायद ऐसा होता होगा, मतलब शायद पर बेस्ड है पूरा का पूरा। बाई चांस अगर ये मॉडल फेल हो गया तो दोबारा से सारी की सारी केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। बस केमिस्ट्री का यही पॉइंट है। तो प्रे करते हैं कि अगले 60 साल तक तो ऐसा ना ही हो, ठीक है, ताकि तुम्हारी डिग्री भी ख़राब ना हो, मेरी भी ना ख़राब हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत बेसिक सी चीज़ पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन। अब मैं एक एक करके पढ़ाऊंगी, बहुत धीरे धीरे चलूंगी अब मैं। डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। तो सबसे पहले बोहर के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल शेल्स में मूव करते हैं, जिनको हम लोग ऑर्बिट भी बोलते हैं। लेकिन क्वांटम मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन गोल गोल नहीं घूम सकता, उसके ऐसे कोई डायरेक्शन है ही नहीं, ऐसा कोई पाथ ही नहीं है। यहाँ से हमारे पास जो टर्म आई वो आई ऑर्बिटल। तो पहला आता है हमारे पास ऑर्बिट और दूसरा आता है हमारे पास ऑर्बिटल। और अब इन दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंस पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऑर्बिट क्या है? ऑर्बिट बोहर के अकॉर्डिंग एक ऐसा रास्ता है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल घूमता है, मतलब इट इज़ अ स्पेसिफाइड पाथ, स्पेसिफिक गोल रास्ता है, ठीक है, दैट इज़ अ ऑर्बिट। तो ऑर्बिट हुआ, इट इज़ अ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट रहने का प्रोबेबिलिटी होगा। मतलब ऑर्बिटल कोई डेफिनेट रास्ता नहीं बताता है, ऑर्बिट सिर्फ इतना बताता है कि इलेक्ट्रॉन इधर भी हो सकता है, 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 कहीं पर भी हो सकता है, और उसके हिसाब से हम लोग उसकी डायरेक्शन और उसका पाथ बता देंगे, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। अगर तुमसे कोई पूछे कि मनीषा दीदी का ऑर्बिट कहाँ पर है, मनीषा दीदी का ऑर्बिट समझाओ, तो एक बच्चा बोलेगा मनीषा दीदी का ऑर्बिट है अपने मम्मी के चारों तरफ, वो घूमती जा रही घूमती जा रही घूमती जा रही है। क्या ये 100% केस में पॉसिबल है? नहीं। मनीषा दीदी मम्मी के चारों तरफ घूमती है, बट 24 घंटे तो नहीं घूमती ना, वो तुम्हें ट्यूशन भी पढ़ाने के लिए आती है, वो सोती भी है, वो कभी कभी अपने फ़ोन के चारों तरफ भी घूमती है। तो उसका मतलब ये हुआ कि ऑर्बिट वाला स्टेटमेंट गलत हो गया कि मनीषा दीदी का जो रास्ता है, जो उनका पाथ है, वो उनके मम्मी के चारों तरफ 100% टाइम वो पॉसिबल नहीं है, वो कहीं पर भी मिल सकती है। उनकी मिलने की कहाँ कहाँ प्रोबेबिलिटी होगी? मम्मी के चारों तरफ पहली प्रोबेबिलिटी, फ़ोन के चारों तरफ दूसरी प्रोबेबिलिटी, खाने के चारों तरफ तीसरी प्रोबेबिलिटी, ट्यूशन के अंदर चौथी प्रोबेबिलिटी। तो उसी तरीके से जो ऑर्बिट है वो बताता है, ऑर्बिट मतलब बोहर ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डेफिनेटली न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल घूमेगा ही घूमेगा, ये हो गया ऑर्बिट। ऑर्बिटल बोलता है कि ऐसा गलत है, तुम गलत स्टेटमेंट बोल रहे हो। ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जरूरी नहीं है कि चारों तरफ गोल ही घूमे, वो कहीं पर भी मिल सकता है, वो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब बोहर ने बोला था कि जितने भी ऑर्बिट होते हैं उनकी एक स्पेसिफिक शेप होती है, या तो वो गोल शेप में होंगे या तो वो इलिप्टिकल में होंगे। जैसे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स जो मतलब जो रास्ते में मूव करते हैं सन के चारों तरफ, तो बोहर ने बोला था कि जो ऑर्बिट होता है इसकी जो शेप होती है वो सर्कुलर भी हो सकती है और इलिप्टिकल भी हो सकती है। सर्कुलर ये रही, और इलिप्टिकल शेप कैसे हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो ऑर्बिटल होती है उसकी कैसी भी शेप हो सकती है, इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। अगर इलेक्ट्रॉन मान लो न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे घूम रहा है तब उसकी गोल शेप हो जाएगी।
अगर वो न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे घूम रहा है, टिंग डिंग 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 डिंग, तब उसकी इलेप्टिकल शेप हो जाएगी। और अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ वो वाला काम कर रहा है, इधर चला मैं उधर चला, तो इधर चला फिर मैं इधर चला, फिर मैं इधर चला, फिर मैं इधर चला, फिर मैं इधर गया, फिर मैं इधर से घूम करके आ गया, मतलब कैसी भी शेप हो सकती है, एक पर्टिकुलर शेप नहीं होती। अच्छा जी, नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑर्बिट आर नॉन डायरेक्शनल। इस वाले पॉइंट को फिलहाल के लिए लर्न करोगे क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे डायरेक्शनल एस्पेक्ट इसका। तो आपको याद रखना है कि जो ऑर्बिट्स होते हैं उनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। कभी तुमने सुना कि सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में घूमता है? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्बिट की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन हम आगे पढ़ेंगे प्रोबेबली कल या परसों कि ऑर्बिटल की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। ठीक है। दूसरी बात, जो लास्ट वाला पॉइंट है वो भी अभी आपको याद ही रखना है क्योंकि वो भी हम लोग आगे यूज़ करेंगे कि जो ऑर्बिट होता है वो सिर्फ 2n² जितने इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर एक्यूमुलेट कर सकता है। ये मैंने 1-2 लेक्चर पहले भी बताया था। बट जो ऑर्बिटल होता है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करता है। ये वाला पॉइंट का मतलब हम कल या परसों समझेंगे। तो आज आपको ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। कल जो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगी, कल भाई बहुत गंदे गंदे डायग्राम्स बनेंगे उसमें। कल जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज़ n, फिर हम लोग पढ़ेंगे एज़ोम्यूथल क्वांटम नंबर दैट इज़ l, फिर हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दैट इज़ m, फिर हम लोग पढ़ेंगे स्पिन क्वांटम नंबर दैट इज़ s। उसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू बच्चों।